ओके जी। अच्छा, ये डाटा जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया, डाटा फेच करके, तो आपने सर अगर आपने फ्री में टेस्टिंग के लिए करना है ना, तो कुछ ऑप्शन जो आपके पास हैं, एक ये मैंने पोस्ट भी किया था ग्लिच के नाम से। ग्लिच जो है वो एक ऑनलाइन सर्विस है जिस पे आप नोड पूरी मन स्टैक की ऐप खाली रिएक्ट की डिप्लॉय कर सकते हैं। ये इसका जो फ्री पैकेज है, इसमें फुल स्टैक ऐप्स जो है वो कर सकते हैं। थोड़ी सी स्लो होती हैं, 5 मिनट बाद जो है उसको स्लीप मोड में कर देता है ताकि बाकियों को मौका मिले। और प्रोजेक्ट आपका पब्लिक है, कोई भी कोड देख सकता है, प्रोजेक्ट देख सकता है। और अगर स्टैटिक साइड है वो हमेशा ही ऑन होगी। सर्वर आपका वो मुसलसल उसका सीपीयू ना कंज्यूम करे, उसको स्लीप मोड में कर देता है 5 मिनट। तो 5 मिनट बाद वो कब अवेक होगा, जब रिक्वेस्ट जाएगी तो फिर वो अवेक होगा। तो स्लीप से अवेक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा स्लो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ज़्यादा देर लोडर चलेगा। फिर वो चलता रहेगा 5 मिनट बाद तक, इंटरेक्टिव रहेगा। फिर 5 मिनट बाद वो, और इस तरह वो अपने सीपीयू के रिसोर्सेज बचाता है कि फ्री में मैं दे रहा हूँ। तो ये नहीं कि एक बंदा इतना हैवी प्रोसेस चला दे और बाकी वही सारी बैंडविड्थ कंज्यूम कर ले। तो गिटहब से भी आप अपनी रेपो बना के इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये फ्री में सपोर्ट है। और अगर आप उसे $8 मंथली पे करें, तो फिर आप पब्लिक की बजाय अपना प्रोजेक्ट प्राइवेट भी रख सकते हैं और एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। और आपकी ऐप स्लीप मोड में नहीं जाएगी। आप अप टू 5 बूस्टेड फुल स्टैक ऐप्स दैट आर ऑलवेज ऑन, आप 5 फुल स्टैक ऐप्स जो है वो बना सकते हैं जो कि हमेशा ऑन रहेंगी, स्लीप मोड में नहीं वो उसे भेजेगा। ये मैं देख रहा था कि अभी मैंने कहा चले ये ख़रीद के ये हम पैकेज ऑन कर देते हैं ज़रा, 4-5 ऐप्स जो है कुछ। तो $8 मंथली हैं, कितने पैसे बन जाएंगे यार? 96 बन रहा है। 96 USD टू PKR फ़िलहाल क्या है इसकी, कितने पैसे बन रहे हैं जी? ये डॉलर भी बहुत महंगा हो गया, 27,000। बहरहाल अगर एक मंथ के आपको, बहरहाल फ़िलहाल तो टेस्टिंग के लिए यू कैन टेक दिस उसमें। अच्छा, इसमें लोगों का कोड भी बहुत से प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, बाकी ने भी डिप्लॉय किए हैं, पब्लिक ही हैं। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्कवर में आए तो डिस्कवर कर सकते हैं। नोड के प्रोजेक्ट बने हुए, हेलो वर्ल्ड का बेसिक वर्जन खुद ही बना देता है, ठीक है जी। और इस तरह से SQLite रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आप अपना गिटहब का URL देंगे तो वहाँ से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सो ऑन। तो दूसरों के भी प्रोजेक्ट्स को आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है जी। तो ये इसमें आप देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी प्रोजेक्ट्स ऑफ अदर डेवलपर्स, क्योंकि सबकी बाकियों के भी पब्लिक ही हैं। ये फीचर्ड कुछ उसने रखे हुए हैं, व्यू ऑल पे करके ज़रा और भी आप देख सकते हैं। तो एक तो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अपना लिंक शिंक अपना। अगर आपने ऑनलाइन, पहले हरोको एक अच्छी ऑप्शन थी, हरोको ने ना फ्री सूट ख़त्म कर दिए ज़्यादा। इसी भी आपको नेट पे ना बहुत ज़्यादा हर कोई यही कहेगा हरोको पे कर दें। हरोको ने अब फ्री वाली अपनी जो ऑप्शन है ना वो ख़त्म कर दी है, तो इसलिए हरोको अब ऑप्शन नहीं है। यही ज़्यादा पहले मैक्सिमम लोग मतलब यूज़ करते थे स्टूडेंट्स, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। और इसमें उन्होंने फ्री रखा हुआ था, स्लीप मोड में जाता था थोड़ी देर के लिए, लेकिन बहरहाल अब इसमें उन्होंने फ्री वाला ख़त्म कर दिया है। तो ग्लिच है आपके पास ऑप्शन, या एक रेंडर क्लाउड है, render.com। ये दूसरी ऑप्शन है जहां फुल स्टैक ऐप विद डेटाबेस। आपको डेटाबेस की सपोर्ट नहीं चाहिए। डेटाबेस तो अलग से, अगर आप MongoDB यूज़ कर रहे हैं वो अपनी जगह पड़ी है होस्ट, आपने सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग से कनेक्ट हो जाना है। आपको सिर्फ नोड, और वरना उसकी स्पेस अलग से ख़रीदनी पड़ती है। मतलब आपको डेटाबेस का अलग से ख़रीदना है, कैपेसिटी स्पेस, सर्वर की होस्टिंग है। अगर अलग फ्रंट एंड कर रहे हैं तो फ्रंट एंड की 3 होस्टिंग ख़रीदनी पड़ती है। अगर ईमेल भी सेंड करनी है, ईमेल मार्केटिंग है, उसकी अलग है। मतलब हर सर्विस को ऐड करते जाएं इसमें। लेकिन ये जो है ये भी काफ़ी प्रोफेशनल क्लाउड है, ये ज़रा थोड़ा सा हॉबीस्ट टाइप का है। इसमें इस तरह का पब्लिक प्राइवेट नहीं, आपका अपना ही होगा।
और इसमें आपको काफ़ी सर्विसेज मिलती हैं। ये भी मेरे ख्याल यूएसए का एक क्लाउड है। तो इस पे आप उसने दिया हुआ सारा ब्लॉग पे किस तरह करना है। आप साइन इन करें तो अपना अपलोड वगैरह करें, इस पे भी आप कर सकते हैं फ्री में। अब इन्होंने फ्री सर्विस दी है, राइट। प्राइसिंग में अगर आप देखें तो इंडिविजुअल के लिए ये है $0 पर मंथ कंप्यूट कॉस्ट। ये सिर्फ नोड सर्वर के लिए है, यानी ऐप के लिए। इसमें डेटाबेस वगैरह शामिल नहीं है, और डेटाबेस आपको नहीं चाहिए क्योंकि MongoDB 512 MB की स्पेस आपको दे रहा। तो ये इसमें एक ही साइट आप कर सकते हैं, स्टैटिक साइट से ज़्यादा कर सकते हैं, कॉर्न जॉब चला सकते हैं ये। और ये सारा जो डाटा स्टोर्स भी, बट एक अकाउंट से एक कर सकेंगे। यहाँ पे आप जितने मर्जी मेरे ख्याल करते जाएं, इसमें लिमिट नहीं है। 8, 10, 20 जितने मर्जी फुल स्टैक की ऐप बना लें, लेकिन वो पब्लिक होंगी। एनी वन कैन फॉलो दिस एंड व्यू, कॉपी पेस्ट कोड कर सकते हैं सो। ये दो ऑप्शन फ़िलहाल आप यूज़ करें नोड सर्वर के लिए जो मैंने देखी। और भी अगर कोई देखे नेट पे कोई फ्री इस तरह की मिले, नोड सर्वर की आपको काम फ्री मिलती है। रिएक्ट की तो बेतहाशा मिल जाएंगी, क्योंकि वो तो एक स्टैटिक वेबसाइट ही की तरह ही बन जानी है, HTML ही सिर्फ रिस्पॉन्स होना है। जिस तरह ये अब एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, इसको राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स करें, तो इसमें होस्टिंग क्या चाहिए, बस ये एक HTML की फाइल ही सेंड करनी है ना, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये आपने यूँ समझे स्टैटिक होस्टिंग ही रखवानी है, सबसे सस्ती भी है। वो सारा कोड तो इसमें लिखा हुआ है bundle.js में, जो आपके पास ये जावास्क्रिप्ट का बंडल बन रहा है रिएक्ट का, सारा कोड तो इसमें है। सर्वर ने तो सिर्फ ये HTML फाइल ही एक भेजनी है कंपाइल जब हो जाना। तो इसलिए रिएक्ट की एप्लीकेशन तो आप वहाँ भी डिप्लॉय कर सकते हैं जहाँ HTML की सिर्फ होस्टिंग अलाउ है। ये HTML ही बन जाती है एक एक पेज। जब ये लोड होगा क्लाइंट साइड पे तो सारा वहीं पे ही चलेगा। लेकिन अगर सर्वर भी आपने अपना चलाना है नोड सर्वर, तो वो ज़रा हैवी काम है। उसके लिए फिर जो है वो कम हैं जो फ्री सर्विस देते हैं। ये दो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है जी। रैक के लिए तो बेतहाशा है, खाली यानी UI सिर्फ दिखानी है, या ऐसी साइट है सिर्फ पोर्टफोलियो ही है, उस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सर AWS पे वो डिप्लॉयमेंट सिखाएंगे? AWS पे भी इसी तरह की है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी तुमने तो हेलो वर्ल्ड की भी ऐप बनाने के लिए तुम कह रहे हो टाइम नहीं मेरे पास निकला, तो जो है वो कैसे काम चलेगा बताओ। ये सारा कुछ मेरी जिम्मे है, ये बता दो मुझे। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, चलें उम्मीद करते हैं जी आप ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। AWS पे, गूगल क्लाउड पे, किस पे भी करेंगे उसमें कोई कोडिंग तो नहीं चाहिए ना, उसका एनवायरनमेंट ही देखना है, उस पर अकाउंट कैसे बनाना है, अपनी गिटहब रेपो कैसे लिंक करनी है। तो होस्टिंग का नहीं मुश्किल होता काम। हाँ, फर्स्ट टाइम आपने किया है, कोई इन्हीं में से एक करेंगे तो उसमें थोड़ा सा फ्लो डिफरेंट हो सकता है। वो गूगल में चले जाएंगे और डिफरेंट थोड़ा सा हो सकता है। वो तो UI में आप एक दफ़ा स्टेप देख लेते हैं, बेताशा नेट पे वीडियो से। लेकिन एटलीस्ट ये फ्री सर्विसेज पे तो करें ना, पहले ये तो पता चले ना पूरी होस्टिंग कैसे करनी। इसी तरह की वो भी एक सर्विस ही है, ठीक है ना। तो उनमें बात सर्विसेज में यह है कि मिनिमम वो कहते हैं जी चाहे फ्री भी है ना, पहले आप क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करें, वो एक ट्रांजैक्शन करके देखते हैं, $1 की ट्रांजैक्शन की, फिर वही रिवर्स आपको कर दी, टू इंश्योर कि आपका कार्ड सही है, वैलिड, आपने ऐसे ही नहीं कोई दे दिया और वो ब्लॉक नहीं है। मतलब बाद में अगर है भी ना फ्री तो फिर वो ये रिक्वायरमेंट देते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए फिर बाज़ के लिए ज़रा ये इशू होता है कि उनके पास अगर नहीं है ये रिसोर्सेज, तो ये ऑप्शंस हैं फ्री, ठीक है जी। तो ये ऑनलाइन आज करके सोना है जी आप लोगों ने। ये ऐप एक ये देख लें, ग्लिच पे बहुत आसान है, ठीक है। अब आ जाए जी प्रोजेक्ट के लिहाज से, ये एक ऐप, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ जी। सर एक और चीज़, वो MongoDB पे 500 यानी कि 12 MB मिलती है स्पेस जी फ्री में, बाकी खरीद के तुम चाहे 512 टेराबाइट ले लो उनसे, वो तो पैसे जितने दोगे। तो सर ऐसे PHP MyAdmin ये भी डेटाबेस ही होता है? जी जी, उसमें SQL MySQL डेटाबेस। तो इस ये जो मैं शेयर्ड होस्टिंग पे उस आता है, आप इसका नहीं होता कि ये शेयर्ड होस्टिंग पे आप नहीं, तो कर लें, इसके लिए आपको पे ही करना पड़ता है इससे ज़्यादा भी जाएंगे तो? बिल्कुल ऐसे ही।
अब शेड होस्टिंग वाले भी ना कुछ जो है वो नोड सर्वर की डिप्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये जो दानियाल ने जिस पे की है ना, ये शेड होस्टिंग वाली प्लान है। ये नेम चीफ वाला अक्सर ये पीएचपी और ये जो वर्डप्रेस की साइट्स इसके लिए होस्टिंग चलती है। तो इसमें जो है अब थोड़ा सा पैकेज जो बेसिक्स है ना उसमें वो ऑप्शन नहीं मेरे ख्याल देते। क्यों भाई दानियाल? जी सर। तो अब इस पे भी जिस तरह अभी हमने प्रोजेक्ट किया ना, एक दुबई का जो क्लाइंट था उनकी वेबसाइट ऑन की है रवि वगैरह, अब उसकी ज़िद थी इस पे क्यों नहीं हो रही, सी पैनल पे उसकी वर्डप्रेस की साइट रिप्लेस करनी थी। अब उसमें काफ़ी टाइम लगा कि अब उनके ईमेल सर्वर उधर है सी पैनल पे, हमने डिप्लॉय कर दिया हरोको पे, उसे कहा ख़रीदो ज़रा प्रोफेशनल, ठीक है जी। तो अब ईमेल सर्वर उसके साथ कॉन्फ़िगर करना वर्सल पे, वेबसाइट नेक्स्ट जेएस में है, मतलब वो काफ़ी रेसिपी सी बन गई। तो उसमें जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट एक चैलेंजिंग रहा काम। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी हमारे पास अब दो फोल्डर हैं, ये नोड डैश सर्वर और रिएक्ट जेएस क्लाइंट। ये एक ऐप हो गई जी, मर्न की ऐप, एक ही ऐप के फोल्डर में दो अलग अलग फोल्डर्स में, एक में रिएक्ट जेएस में और एक नोड सर्वर है। सो इस रूट फोल्डर को मैंने खोल लिया है यहाँ पे, इसको चला के देखते हैं। ये शुएब साहब ने भेजा क्या है, ये रिएक्ट जेएस को चलाना है तो इसके फोल्डर में एक इकट्ठा भी नेक्स्ट सिखा देंगे अगर एक ही सर्वर बना दें और एक से ही दोनों सर्व हो रहे हों। ये भी नेट पे भी हैं काफ़ी, बहरहाल एक से भी दोनों हो सकते हैं। अभी तो हम अलग अलग होस्टिंग कर रहे हैं ना, यानी आप अलग डिप्लॉय कर रहे हैं, जिस तरह से अभी दानियाल ने भी दिखाया कि नेटलीफाई पे रिएक्ट जेएस की ऐप चला दी और सर्वर अलग होस्टिंग कर दी। देखें आपकी रिएक्ट ऐप को एक फैच में आपको एक यूआरएल चाहिए जिस पे आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, वो उसी सर्वर पे हो या वो भी अलग पड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इस डिप्लॉयमेंट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर लेंगे। पहले लोकल पे तो चलाएं अपना, पहले तो लोकल पे आपने चलानी ना, फिर आगे ऑनलाइन ले। अगर लोकल पे ही नहीं अभी चलाई, कोई प्रैक्टिस ही नहीं की, तो ऑनलाइन की तो बाद में बारी आनी। पहले लोकल होस्ट पे तो सारा चल रहे ना कि आप 4000 पोर्ट पे लेट्स सपोज नोड सर्वर चला लें, 3000 पे रैक चलाएं, उसमें से डाटा फैच करके मोंगो डीबी से आ रहा हो, सर्वर से आ रहा हो। पहले तो लोकल तो कर लेना, फिर नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन कैसे करना। अगर आप लोकल में ही इशू आ रहा है तो ऑनलाइन में भी ज़ाहिर बात करेंगे तो इशू आएगा, यूआरएल ही बदलेगा। इसको रन करने के लिए क्या करेंगे जी, मैंने ये फोल्डर देखें, ये फोल्डर ओपन किया, तो मैं इस फोल्डर में जाके npm स्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट होगा, इस फोल्डर में जाके करूँगा तो ऑब्वियसली ये स्टार्ट होगा। तो ये दोनों एक ही फोल्डर, दो वीएस कोड खोलने के बजाय एक ही मैंने खोल लिया। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं रिएक्ट का जो है, ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने मेरे ख्याल किया था। इसमें राइट नाउ इट हैज़ 2 फोल्डर्स, न्यू टर्मिनल में आ जाए और इसको मैं डिलीट कर, यहाँ पे मैं रिएक्ट जेएस को चलाता हूँ पहले। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे npm स्टार्ट नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है, इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। इसमें वो क्या स्टार्ट करें, इसमें तो पैकेज जेसन फाइल और नहीं, वो तो हर एक की अपनी अलग अलग है, लाइब्रेरीज अलग हैं, सारा बाकी सिलसिला अलग है। तो सबसे पहले फोल्डर में आ जाए, cd रिएक्ट में आ गया, मैं टैब प्रेस करें थोड़ा सा नाम लिख के तो आ जाएगा। अब आप पहले रिएक्ट जेएस के पीछे पाथ देख लें, क्लाइंट फोल्डर में आ गया, यहाँ पे आके npm स्टार्ट किया आपने। अब आपने स्टार्ट किया तो इस फोल्डर के अंदर आप जो है वो रन कर रहे हैं। क्या कह रहा है जी, नॉट रिकॉग्नाइज, यहाँ नोड मॉड्यूल नहीं है, इसमें पहले npm इंस्टॉल करके इसमें हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। और इधर ही सर्वर को स्प्लिट कर लें, एक में यहाँ पे सर्वर चला लें, ये सर्वर वाले फोल्डर में इसको चेंज कर लें। ये क्लाइंट वाला है, cd डबल डॉट करके वापस आ जाए, cd डबल डॉट से एक स्टेप वापस आ जाए, cd चेंज डायरेक्टरी की कमांड, यानी यही काम जो यहाँ से आपने बैक प्रेस करना है उसके लिए कमांड लिखनी है, तो cd चेंज डायरेक्टरी डबल डॉट का मतलब एक स्टेप पीछे, cd उस फोल्डर का नाम तो आगे आ जाए। तो अब ये जो है वो
अच्छा जी, सर्वर को भी साथ ही चला देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? इसमें भी पैकेज डॉट जेसन फाइल नहीं है। यस, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं npm स्टार्ट। ठीक है जी, ये क्या शुरू हो गया जी? देखो शेप साहब ने लगता है ख़ास प्रोग्रामिंग की है इसमें। स्टार्ट की बजाय क्या लिखना है यहाँ पे जी? npm इंस्टॉल। सर फोल्डर में नहीं गए, जी, फोल्डर में नहीं गए। मन में नहीं, हाँ फोल्डर में नहीं जाएंगे तो रूट पे ही वो बना देगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फोल्डर में आ जाएं जी। अलग अलग खोल लें तो जी, अगर आपको मुश्किल लगता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? फोल्डर का नाम यहाँ से आप देख लें, नोड से शुरू किया हुआ, तो NO करके टैब प्रेस करूँ तो आ जाएगा। अब यहाँ पे आके npm इंस्टॉल। अच्छा जी, क्लाइंट में मुझे लगता है इसके पैकेज डॉट जेसन में देखते हैं क्या क्या इतना इसने किया हुआ इंस्टॉल। अच्छा, ये उन्होंने और कुछ भेज दिया, CK एडिटर वगैरह, इसलिए नाम क्विज वाला है। ये दूसरा मेरा ख्याल है ब्लॉगिंग की ऐप है कोई, एडिटर वगैरह इन्होंने। क्विज वाली नहीं है ये। और सर्वर जो है वो, इसमें अगर हम देखें मॉडल्स क्या है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सर्वर साइड पे फोकस रख लेते हैं ज़्यादा। ये और ही सर्वर उन्होंने भेज दिया। वैसे उन्होंने अभी जो भेजा है ना, ये उन्होंने फ्रंट एंड और बैक एंड भेजा है। अच्छा जी, इसको अगर हम कर लें डाउनलोड, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। एक अलग बना लें जी, यहाँ पे न्यू फोल्डर में मर्न ऐप के नाम से। ये जो डाउनलोड दोनों हुए हैं, इन दोनों को उठा के क्लाइंट और सर्वर को कट करते हैं यहाँ से और मर्न ऐप के फोल्डर में ले आते हैं। और यहाँ पे इन दोनों को कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। सर्वर में एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसको क्लाइंट के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लिया। स्क्रीन का साइज तो से बड़ा नहीं खुद ही आपने कह दिया नहीं हो सकता, तो आपको पता तो लगता। असल में मैं इसको नहीं स्ट्रीम कर रहा, ऐसे ऑनलाइन वालों को नज़र आती है, आप लोगों को बेहतर नज़र आती है, क्योंकि मैं इसको स्क्रीन कर रहा होता हूँ, स्ट्रीम ये पूरा नज़र आता है। अब ये मैं लैपटॉप को स्ट्रीम कर रहा हूँ, समझा, इसलिए थोड़ा सा स्मॉल है साइज। इस पर शिफ्ट, इस पर या मैं कॉपी कर लूँ ना, तो ये तो एग्जैक्ट यही स्क्रीन, ये इसके ब्राउज़र में। हाँ, इसको यह है कि डबल क्लिक करके इस तरह कर लेते हैं। अब ठीक है, और अब मेरे ख्याल फोकस्ड हो जाएगा, राइट। चलो जी, अच्छा इसको अगर हम ओपन कर लें, ये पता नहीं मुझे लग रहा है ये डिफरेंट है कोई। नाम तो यही कुछ धोखा ही लग रहा है मुझे, इसमें कोई और ही। इमेज स्टेटमेंट ऑप्शन, सर्वर यही है। सर्वर को देख लें जी ज़रा, सर्वर का ही मेन काम है, इसको आप लोग ज़रा देखें। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, MongoDB का अलग से हमने देखा था। यू कैन कनेक्ट टू MongoDB, यू नीड टू डिफाइन अ मॉडल, कंट्रोलर्स लिखें, अपने राउट्स लिखें एंड सो ऑन। सॉरी, इसमें मॉडल कंट्रोलर राउट्स नहीं है, जस्ट आप कनेक्ट हों, मॉडल लिखें और डायरेक्ट क्यूरी करें। सर्वर में हमने ये लास्ट वाला लेक्चर यहाँ पे मिसिंग है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कैसे किया गया कोड को ये देख लेते हैं। यहाँ बेहतर मुझे लग रहा है ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टार्टिंग फाइल कौन सी है जी आपकी? app.js। अच्छा जी,
अब ये सर्वर का कोड पहले समझ जाए, फिर बाकी करते हैं। सर्वर में आपने फोल्डर्स कैसे बनाने हैं, ये प्ले वाले कमेंट डिलीट कर देता हूं। लास्ट टाइम हमने एक ही फाइल बनाई थी और सारा उसी में ही लिख दिया था, ठीक है जी। अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये वही वाला प्रोग्राम, लेकिन ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले आप एक चाहते हैं कि जो क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, उसको आमतौर पर हम कोड के अंदर मिक्स नहीं करते, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। ये जो क्रेडेंशियल्स हैं, इनमें आपका यूज़र नेम भी है, पासवर्ड भी है डेटाबेस का। इसको अगर आप इस तरह की सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि आपका पूरा सर्वर हैक भी हो जाए तो भी ये एक्सपोज ना हो, तो फिर ये कहाँ रखें, सर्वर के कोड का हिस्सा होंगे। आप ये क्रेडेंशियल को सर्वर के कोड का हिस्सा ही नहीं बनाएं, ये आप उस मशीन के अंदर सेव करें। जिस तरह विंडोज़ में यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं लिखता हूँ env, तो यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में है, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जिस तरह यहाँ पे सेट किए हों, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ आप सेट करते हैं वो आपके कोड का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि वो जहां आप होस्टिंग करेंगे वो उस मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेव होगा। तो उसके लिए .env के नाम से एक फाइल बनती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं अपने क्रेडेंशियल्स कैसे सेव करना है। तो उसको एक नाम दे देते हैं की, जिस तरह MongoDB कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने कह दिया, और ये उसकी आगे वैल्यू दे दी। अब ये आपके कोड का पार्ट नहीं है। जब आप अपलोड करें तो ये फाइल भी आप किसी से शेयर करें तो आपने ऑनलाइन है, गिटहब रिपोजिटरी भी पब्लिक होती है, उसमें से भी आप डिलीट कर दें। जैसा ग्लिच पे आप कर रहे हैं, ये आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल भी हर कोई डिलीट कर लेगा। तो आपके कोड की बजाय आपके ही कोटे से, या अगर आपके पास कोई और मार्केटिंग के टूल्स हैं, आपका यूज़र नेम पासवर्ड वो स्ट्रिंग को जानता है, तो उसे पता है कि ये इसका यूज़र नेम है और कॉलन के बाद ये वाला पोर्शन अंडरस्कोर से पहले वाला इसका पासवर्ड। MongoDB को कनेक्शन स्ट्रिंग पता है तो वो तो सारी चीज़ें पता है। आपने पेमेंट मेथड लगाए हुए, आपके कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्लाइंट की हो सकती है। तो क्रेडेंशियल्स जो हैं उनको हम इसके अंदर नहीं रखते। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना ऑनलाइन, लाइक ग्लिच में बना रहे हैं, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि अपने अलहदा से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दें, तो ये वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू अलग अलग से वो फील्ड में आपसे मांगेगा। ये कोड का पार्ट नहीं होगा, ठीक है जी। तो जितने भी आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको हम .env फाइल में रखते हैं। नाम भी ज़रा ख़ास है, एनवायरनमेंट आपका। अच्छा, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए डिफरेंट फाइल्स बन सकती हैं। प्रोडक्शन में मैं और रख लूँ, जब ऑनलाइन करूँ तो और है। इसकी एग्जांपल ये होती है, ख़ास तौर पर पेमेंट मेथड्स में वो आपको दो तरह के यूज़र अकाउंट्स देते हैं। एक कहते हैं ये टेस्टिंग के लिए, वो डमी कार्ड भी देते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड डमी आप लिख के ये डमी क्रेडेंशियल्स कर लें, लेकिन वो सर्वर जो है वो पूरा फ्लो से रिस्पॉन्स करता है, आपको वो टेस्ट कर लेते हैं। जब लाइव करना है तो फिर लाइव क्रेडेंशियल्स वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपने ये सारा काम रखना है। जब आप अगर मैं यहाँ से कोई होस्टिंग भी आपको दिखाऊं जो हमने क्यों, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को समझना ज़रूरी है अगर आप इसको प्रोफेशनली को काम करना चाहते हैं। तो मैं आपको मज़ीद ऑनलाइन में दिखा देता हूँ। जिस तरह हेरोको पे कुछ ऐप्स हमने डिप्लॉय की हुई हैं, ठीक है जी। सो हेरोको ये पेड है, मैं इसमें से आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के हवाले से बता देता हूँ। इसको भी बाद में कर दें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो कह रहा है जी इनेबल करें, लॉगिन करें, लेटर के ऑप्शन। अच्छा, ये भी इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि जब लॉगिन हो आपको SMS आए, वो कोड से वेरीफाई करें। तो ज़रा वो कह रहा है जी अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड कोई भी ले ले, अब ये पहले इस ऑप्शन आ रही थी जो है वो
लेटर ऑन कि मैं बाद में पे कर दूँगा। अब वो कह रहा नहीं, पहले आप ये सेट करें। आजकल तो ईमेल्स में भी आ रही, ठीक है, चलें इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये सिलेक्ट अ वेरिफिकेशन मेथड के वन टाइम पासवर्ड है, सिक्योर की है, ऑथेंटिकेटर की ऐप आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, तो फिर आपको जिस तरह ये सिक्योरिटी की अगर मैं रखूँ यहाँ पे, अब ये मुझे ऑब्वियसली ऑफलाइन रखनी पड़ेगी वरना रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी, वन टाइम ही, ठीक है। कोई और कौन सा है, और किसी पे मैंने किया, यस ग्लिच पे कर लेते हैं, वो पब्लिक किया। रिकॉर्डिंग शुरू से ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑन ही है, ग्लिच पे कर लेते हैं, ठहरे उधर ही आपको बता देते हैं। ये आ गया, सॉरी उसी टैब में ही ओपन हो गया। जी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जिन्होंने ऑनलाइन किया है उन्हें तो ये सारी बातें पता हैं, बेसिक्स ही हैं, लेकिन बाज़ लोग पता नहीं क्यों स्टक हुए हैं। ये ग्लिच में आ जाए, यहाँ पे कोई भी ऐप आप क्रिएट करते हैं ना तो एनवायरनमेंट वेरिएबल वो आपसे, जिस तरह मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, ये मैंने 2 ऐप प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया था, नेक्सस पेरिस। चले न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट देखें जी, आप कोई भी बनाते हैं, ग्लिच हेलो नोड, ये नोड का न्यू प्रोजेक्ट बनाएं तो आपको ऑप्शंस देता है कि आप किस तरह की प्रोजेक्ट की, पहले इसने बेसिक हेलो वर्ल्ड की ऐप बनाई हुई है, ये उसने ऑलरेडी बना दी, ठीक है। दोबारा से मैं बता दूं, अगर तेज़ी से क्लिक हो गया तो ग्लिच में आएंगे तो यहाँ न्यू प्रोजेक्ट था, नीचे नोड की ऐप। अब नोड की ऐप का ये देखें, उसने बेसिक आपके पास ये रीडमी फाइल है लेफ्ट साइड पे, टू डूज हैं, सर्वर उसने लिख दिया बेसिक के पास, उसने इंपोर्ट किया ये, और बाकी सारा उसने कोड वगैरह लिख दिया बेसिक, स्लैश पोस्ट वगैरह एंड सो ऑन। एक फाइल जो हम इंटरेस्टेड हैं जिसमें वो ये है .env, जो मैं बताना चाह रहा था, .env फाइल। यहाँ अपने क्रेडेंशियल्स लिख लें, ऐड अ वेरिएबल करें, और अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो जो मेरे पास लोकल है मैं ये उठाऊंगा, ये इसकी कॉपी Ctrl+C, और मैं कहूँगा जी ये मेरा वेरिएबल नेम है। कोड के अंदर मैंने सिर्फ इसको रेफर किया, वो उसकी वैल्यू को नहीं पता, और ये डबल कोट्स के इनसाइड ही वैसे लेनी, ये इसकी वैल्यू दे दी, ऐड वेरिएबल कर दी। इस तरह आप अपने सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। लोकली भी आप ऐसे ही काम करें, मकसद जो मैं कह रहा हूँ बताने का। चाहे बाकी जब ऑनलाइन करें तो कोई खास आप में डिफरेंस नहीं आएगा, जो लोकल है वही लोकल, भी आपने अपना एनवायरनमेंट ऐसे ही सेट करना है। तो आपने यहाँ पे .env में जो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसके लिए एक पैकेज है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐसा एनवायरनमेंट सेट करने का नोड में कोई मैकेनिज्म नहीं। एक लाइब्रेरी है .env npm, ये जो .env है ये फाइल क्या करेगी कि ये लाइब्रेरी क्या करेगी, बहुत छोटी सी लाइब्रेरी आप देखें 36 किलोबाइट की, ये रीड में इसने यहाँ नहीं दिया, ये आपकी ये जो फाइल है .env नाम से फाइल है, इसमें जो भी कीज हैं इनको रीड करेगी, और जब प्रोग्राम आपका रन होगा तो उसमें उसको इस की से रिप्लेस कर देगी, ठीक है। किस तरह करेगी, इसको रेफर कैसे करेंगे कोड में जब इसको रेफर करना होगा लिखेंगे process .env आगे इसके बाद यही नाम, यानी जब भी इसे रेफर करना है process .env आगे अपनी की लिखेंगे तो ये वैल्यू को आप रेफर कर सकेंगे। तो इसका मतलब जहां पे मैंने ये कनेक्शन स्ट्रिंग हार्ड कोडेड देनी थी वहां पे मैं ये नाम दे दूंगा, ये process .env, लेकिन इसके लिए इस env फाइल से रीड करने के लिए जो लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है वो यहां से जी आपके पास है .env।
सो बाकी कोड आपको ऑलरेडी पता है, app.js में आएंगे तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जिस तरह हमने डिस्कस किया था, MongoDB से कनेक्ट होना है। ये लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, तो एक दफ़ा आप इसका ये कॉन्फ़िग मेथड कॉल कर लें, कॉन्फ़िग मेथड, ठीक है। आल्दो ये वहीं पे ही कोड मैंने वहीं से लिया है कि अगर ये एनवायरनमेंट वेरिएबल मिसिंग है तो मैंने खैर यहाँ पे देख रहा था, इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि अगर ये की नहीं होगी तो आप चाहते हैं आगे चले ही ना, कि अगर MongoDB की स्ट्रिंग ही नहीं है, इन अदर वर्ड्स फाइल में इस नाम से नहीं दिया हुआ वेरिएबल, तो आगे प्रोसीड ना हो। तो ये इसमें देख लें कि ये जो कॉन्फ़िग कॉल करते हैं ये रिजल्ट एक रिटर्न करता है, डॉट एरर फ्लैग ये रेज कर देता है। अगर एरर है तो इधर ही एरर थ्रो कर दें, या ये एरर कब आएगी, अगर ये .env की फाइल मौजूद नहीं होगी। और अगर env की फाइल मौजूद है लेकिन उसमें इस नाम से कोई की नहीं डिफाइंड, कि आपने यहाँ नाम जो है कुछ और रखा हुआ है, 1 2 3 डिफरेंट रखा हुआ है जो रिक्वायर्ड है, तो उस सूरत में भी आप जो है ये एक एरर थ्रो कर दें। ये बहरहाल पहले चेक है, जो ज़रूरी नहीं लगाएगा। MongoDB से कनेक्ट होना है तो हमने देखा था mongos.connect में स्ट्रिंग देनी है, तो अब हम स्ट्रिंग किस तरह दे रहे हैं, process.env.mongodb_connection_string। अगर एनवायरनमेंट ना होता तो मैं यही वाली जो वैल्यू है इसको कॉपी करके मैनुअली यहाँ पे कोड के अंदर ही मैं अपने क्रेडेंशियल्स दे दे। अब इससे नुकसान क्या है, जब आप GitHub पे इसको अपलोड करेंगे, पब्लिक रिपोजिटरी बना रहे हैं, तो हर बंदे को आपका यूजर नेम पासवर्ड सारा कुछ पता है। जब आप GitHub पे रेपो अब अपलोड करेंगे, उसे ये पता है कि ये एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू अपलोड नहीं करनी है आपने। जब GitHub पे रिपोजिटरी बनाएंगे तो चलें GitHub पे भी नेक्स्ट टाइम लेक्चर कर लेंगे, तो उसमें हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे कि जब GitHub पे ये अपलोड हो तो मेरे पासवर्ड, मेरी कोई चीज़ ना हो। इसलिए GitHub पे जब आप जाते हैं तो बेतहाशा आपको रिपोजिटरीज मिलती हैं लोगों की। GitHub को अगर आप ओपन करते हैं तो इसमें आपके पास बहुत सी साइन इन की ज़रूरत नहीं है। जर्नल भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई भी रिएक्ट के हवाले से कोई पैकेजेस ऑलरेडी जो कोड्स वगैरह हैं, लाइब्रेरीज हैं, प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। अब फेसबुक ने क्या पासवर्ड यूज़ किया हुआ है, उसके क्या क्या क्रेडेंशियल्स हैं, कुछ भी आपको ऑब्वियसली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आप लाइब्रेरी देख लें तो आपके पास कोड है, इसमें .env फाइल नहीं होती, फिर तो क्रेडेंशियल्स जो है आपके सेफ रहते हैं। जब ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ मैनुअली एंटर कर देंगे, कोड में नहीं एंटर करेंगे। वो जिस तरह अभी ग्लिच में मैंने बताया है कि वो यहाँ से आपको पूछेगा कि अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ एंटर कर, तो जिसके पास भी कोड है वो आपका कोड ले ले, एनवायरनमेंट अपना सेट करे, यहाँ पे एनवायरनमेंट की वैल्यूज अपनी दे। गॉट द पॉइंट जी। तो इस तरह आप अपने क्रेडेंशियल्स को सेव करते हैं। तो इस फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है जब ऑनलाइन होस्टिंग करते हैं आप .env की, ये ऑटोमेटिकली ग्लिच के अंदर या जितने भी ऑनलाइन है सिस्टम वो इस की को रीड कर लेते हैं process.env करके। लेकिन ऑफलाइन भी आप इसी तरह एक पूरा एनवायरनमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन सिंक लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ये लाइब्रेरी है जो आपकी लोकल सिस्टम से .env को रीड करती है, यानी प्रोग्राम चलने से पहले ये फाइल .env फाइल को पढ़ेगी और यहाँ पे ये जो भी जहाँ भी इसको रेफर किया गया उसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर, लेकिन मेमोरी में होगी, डिस्क पे नहीं होगी, तो डिस्क पे आपको सेव करेंगे। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। और अगर env का एरर है तो ये दे दें, MongoDB का आ गया, MongoDB का एरर है तो वो ये दे दें। तो यहाँ पे आपने सर्वर में MongoDB से कनेक्ट कर दिया, अपनी ऐप इंस्टॉल की, सारे मिडलवेयर्स लिख दिए, ये हम सारे मिडलवेयर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टैटिक पब्लिक का रोल क्या है, जो पब्लिक में इमेजेस पड़े हैं, कॉर्स का रोल क्या, इसके बगैर रैक की ऐप को परमिशन नहीं होगी कोई यहाँ से क्यूरी कर सके। अगर आपने सेम ही नोड सर्वर के अंदर ही रैक का भी कोड मिक्स कर दे या इसके अंदर ही क्लाइंट का फोल्डर बना दे, फिर आपको कॉर्स की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल सेपरेट सर्वर है रैक का, इसलिए कॉर्स की ज़रूरत है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की ज़रूरत है।
मॉर्गन, अगर आप मॉर्गन किस लिए है जी, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रिक्वेस्ट लॉगर है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो नीचे उसका लॉग प्रिंट कर रहा है। तो ये आपके पास आ गया मिडल वेट्स। आपने अपने कोड में अब डिफरेंट जो मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर बनाए और अपने मॉडल्स यहाँ सारे डिफाइन कर दें। लास्ट में हमने एक ही फाइल में सारा किया ना, मॉडल्स का फोल्डर बना के मैं यहाँ से देख सकूँ कि किस किस चीज़ का डेटा आप रख रहे हैं। मॉडल्स के अंदर क्वेश्चंस का, स्टूडेंट्स का, हिस्ट्री का, अगर ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट्स का, कैटेगरीज का, ऑर्डर्स का, सारे मॉडल्स आपके मॉडल्स के फोल्डर के अंदर, जो मर्जी नेमिंग कन्वेंशन रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन डॉट मॉडल डॉट जेएस, 2 डॉट भी आ सकते हैं नाम में, लास्ट पे डॉट जेएस होना चाहिए। अब इसमें क्या है जी, मोंगोज को इंपोर्ट करें, मॉडल दें और ये लाइन लिख दें। अब ये क्योंकि दूसरे फाइल में एक्सेस होनी है तो इसको एक्सपोर्ट की जो इसमें सिंटेक्स है ना, जिस तरह इंपोर्ट की जगह रिक्वायर है, एक्सपोर्ट की जगह है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और उसके बाद उसका नाम लिख रहे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ये ऐसे ही है एक्सपोर्ट जिस तरह आप लिखते थे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्वेश्चन, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंटेक्स अलग है, इसमें आ गया इंपोर्ट के लिए रिक्वायर और एक्सपोर्ट के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ये जो यहाँ पे लिखा है ना एक लाइन, इसका एक रोल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यार ये नाम अजीब सा रख देता है मोंगोडीबी खुद ही, अंडरस्कोर आईडी ही होना चाहिए और खुद ही वो वर्जन नंबर लगा देता है, वो नहीं मैंने एपीआई में रिस्पॉन्स करना। तो आप जब भी इस मॉडल पे क्यूरी होगी और सर्वर को डेटा सर्वर से डेटा क्लाइंट को रिस्पॉन्स होगा, तो उससे पहले आप यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का एक अपने लॉजिक दे सकते हैं। यानी जो भी आप मोंगोडीबी से डाटा फेच करेंगे वो इस फंक्शन को पास होगा और यहाँ से जो आउटपुट आएगी वो आगे ब्राउज़र को, क्लाइंट को सेंड की जाएगी। तो यहाँ आपने डॉक्यूमेंट, रिटर्न और ऑप्शंस, ये आपको एक ऑब्जेक्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने डेटाबेस पे पढ़ी, खुद ही चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और सेंड कर दी। जिस तरह ये रिटर्न जो भी उसने करना है वो यहाँ पे है, इनपुट डॉक्यूमेंट ये। तो रिटर्न के अंदर जो भी वो रिटर्न करने जा रहा है उसमें जो अंडरस्कोर आईडी की फील्ड है उसको हमने रिप्लेस कर दिया डॉट आईडी से, यानी रिटर्न डॉट आईडी एक फील्ड क्रिएट की और रिटर्न डॉट अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू से साइन कर दी। अब इससे क्या होगा, आप खुद एक फील्ड इंजेक्ट कर रहे हैं आईडी की जो एक्चुअली मोंगोडीबी में नहीं थी, वैल्यू उसकी अंडरस्कोर आईडी से ले रहे हैं। अब 2 आईडी हो जाएंगे, अंडरस्कोर आईडी भी है और आईडी भी है, इसलिए आपने अंडरस्कोर आईडी फिर डिलीट कर दिया और वर्जन नंबर भी अंडरस्कोर वी हर दफ़ा आता है, वो भी फ्रंट एंड को भेजने की जरूरत नहीं, वो भी डिलीट कर दी। तो यहाँ इस स्कीमा पे आपने ग्लोबली एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दे दी। अगर मैं यहां पे लिखता हूं रिटर्न डॉट एक्स इज इक्वल टू 10, अब क्या होगा जी बताएं, सॉरी अब क्या होगा, यहां से एक तो ये स्वीडिश लैंग्वेज में दे गया कीबोर्ड, इसके करैक्टर भी अभी याद करते करते इसमें करैक्टर्स उसमें प्रिंट हुए हैं, खास तौर पर पंक्चुएशन वाले। जी बताएं जी अब क्या होगा, जो भी x की वैल्यू 10 जाएगी। एग्जैक्टली जो भी रिस्पांस जाएगा फ्रंट एंड पे उसमें एक x नाम की फील्ड होगी, ना ये मोंगोडीबी में है और ना ही आपके स्कीमा में है, तो ये आपने खुद क्रिएट कर दी। ठीक है जी, मैंने कहा यार जब सबके लिए टैक्स रेट सेम ही है ना, तो टैक्स रेट जो है ना 0.01 कर दो, डीबी में ये वैल्यू सेव करने की जरूरत। तो जब भी ये रिस्पांस जाएगा तो ये फील्ड उसमें आपने कांस्टेंट ऐड कर दी। तो यू कैन ऐड और रिमूव। ट्रांसफॉर्म के अलावा और भी ऑप्शंस हैं वो आप देख लीजिएगा। टू जेसन के, जब भी जेसन में कन्वर्ट करने लगो उसको इस ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजारो। अच्छा, वो हर डॉक्यूमेंट के साथ जाएगा, हर डॉक्यूमेंट में ये अप्लाई एक्स हो, अगर अरे में 10 है तो 10 में हो, इसलिए हर डॉक्यूमेंट में आईडी हम होगा और वो आईडी नया नहीं होगा, उसी अंडरस्कोर आईडी को रीनेम कर ले। ठीक है जी, तो आप इंक्लूड एक्सक्लूड जो स्कीमा लेवल पे और चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं।
बाकी तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था मॉडल का, और ये चीज़ बहरहाल ये ऑप्शनल है इफ़ यू वांट। यहाँ और भी स्कीमा डॉट सेट में और भी ऑप्शंस होंगी, आप देख लीजिए ट्रांसफॉर्म के अलावा। क्लियर होगी जी बात ये। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, मॉडल्स में सारे मॉडल्स डिफाइन कर दिए। अब ये जो मॉडल है इस ऐप में आके आपने इंपोर्ट करना है ऊपर मॉडल्स में से। अच्छा, मॉडल को इंपोर्ट करने की जरूरत तो वैसे नहीं है उसमें, ऐप में मॉडल को इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ऐप ने नहीं से यूज करना, मॉडल यूज होना है कंट्रोलर फंक्शन में। तो कंट्रोलर फंक्शन आपने बनाया, उसमें इसको इंपोर्ट कर लिया, रिक्वायर कर लिया मॉडल्स में से ये मॉडल, और इस पर्टिकुलर मॉडल पे आपने फाइंड की क्यूरी लगाई और रिजल्ट्स जो है वो सेंड कर दिया। तो सारे कंट्रोलर्स किस में आ गए, कंट्रोलर्स के फोल्डर में कर दें, सारे मॉडल्स के फोल्डर में कर दें। इस तरह राउट्स का बनना चाहिए, राउट्स के फोल्डर में। आमतौर पर ये 3 फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर देते, राउट्स, मॉडल्स, कंट्रोलर, और सारे इंपोर्ट करके ऐप में आ जाएं। ऐप में डायरेक्ट कोई लॉजिक नहीं लिखे, ये डीबी की भी लिखी हुई, इसको भी अलग फोल्डर में कर दें, उसको कॉल करें तो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट टू डीबी, कनेक्शन का फंक्शन उसमें पड़ा है, वहां से एक्सपोर्ट कर। तो आप अलग-अलग फाइल्स में इसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर लें। मिनिमम मॉडल्स एंड कंट्रोलर्स। अब ये जो कंट्रोलर फंक्शन है, ऐप में आए अगर आप, तो ऐप में इसने कंट्रोलर को रिक्वायर किया। कंट्रोलर में देखें नाम क्या है, गेट क्वेश्चन। एज एन ऑब्जेक्ट इसलिए रखा है कि गेट क्वेश्चंस, सेव क्वेश्चंस, इस तरह आप मल्टीपल बनाते जाएं, गेट का, सेव का, डिलीट का, जो भी इस मॉडल पे ऑपरेशंस करने हैं, मल्टीपल। ठीक है जी। तो एक से ज्यादा फंक्शंस इस तरह आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में फाइनली यहाँ पे आप डिलीट करने का भी फंक्शन बना लें, यहाँ आप सेव करने का भी बना लें, फाइंड करने का बना लें, और उन सब को एक ही एक्सपोर्ट की लाइन में कॉमा सेपरेटेड एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है जी। और ये फंक्शंस आपने बेसिकली ऐप में आपको चाहिए, अगर आपने राउट अंदर ही लिखे, ये भी अलग ही कर देने, हर चीज को अलग फोल्डर में कर दें। सो हियर आपने राउट्स डिफाइन करें, जिस तरह राउट है स्लैश क्वेश्चंस, तो ये गेट क्वेश्चंस का फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोलर फंक्शन। वो गेट क्वेश्चन है किधर, वो यहाँ इंपोर्ट में देख लें कहाँ पे, ये कंट्रोलर्स में पड़ा हुआ है। अच्छा, कंट्रोलर्स में आ जाए, कंट्रोलर क्या कर रहा है, मॉडल से फाइंड कर रहा है, मॉडल किधर है, वो मॉडल्स के फोल्डर में पड़ा हुआ। तो हर चीज अपने अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में चली जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद लार्ज प्रोग्राम को हैंडल करना आसान होगा। अच्छा, बाज ये भी स्ट्रेटजी करते हैं कि एपीआई के नाम से बना दिया, कि क्वेश्चन के नाम से फोल्डर बना दिया, क्वेश्चन के अंदर ही उसका मॉडल, कंट्रोलर, राउट और अलग है। यानी हर एपीआई एंड पॉइंट का अपना फोल्डर बना सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप कर सकते हैं कि हर चीज़ इसी में लिख दें और ये 3-4 हज़ार लाइन्स ऑफ कोड हो जाए, और अगर यहाँ एरर आए तो 4000 लाइनें ऊपर नीचे आप बार बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करें, पुट कंट्रोलर्स इन कंट्रोलर्स फोल्डर, मॉडल्स इन मॉडल्स फोल्डर, राउट्स इन राउट्स फोल्डर, और ऐप के अंदर आके ऐप में सिर्फ राउट रजिस्टर करने होते हैं, तो ऐप सिर्फ राउट को। और आमतौर पर ये जो है इस तरह के कनेक्शन वगैरह के कोड ये आप किस में रखते हैं, कॉन्फ़िग की एक फोल्डर बना लेते हैं। अभी फोल्डर जरा कम बने हुए कॉन्फ़िग का, और जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको आप env से रेफर करें, env में सेव करें। हर चीज अलग-अलग प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, इफ यू वांट टू स्केल इट, वरना तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ कहाँ पे। यहाँ पे जो है कोई दूसरे क्लाइंट के लिए आपने सॉफ्टवेयर कभी बनाना है तो उसका यही होगा ना, उसके क्रेडेंशियल्स अलग होंगे, उसमें हो सकता है कोई मॉडल 1-2 कम ज़्यादा हो। तो ये कोई एक स्ट्रक्चर जो है ना वो आपने यहाँ पे निकालना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। कोई एक स्ट्रक्चर आपने बनाना है, और फिलहाल इसमें देखें जो फोल्डर बने हुए हैं इनका मकसद जो है वो ज़रा बता दें दोबारा से सर्वर में। जो
यहाँ इसमें सारे मॉडल्स हैं जी। नहीं, ये और ही ऐप कोई हमने खोली, ये जो अभी भेजी उन्होंने, ये मैंने इसको ओपन कर लेते हैं, रिवीलियन एक्सप्लोरर। यहाँ पे देखें, कंट्रोलर्स के अंदर आपके सारे कंट्रोलर फंक्शंस पड़े हो जिसमें जावास्क्रिप्ट की लॉजिक है। मॉडल्स के अंदर सबसे पहले मॉडल डिफाइन कर लें, कंट्रोलर्स में कंट्रोलर्स लिख लें। यहाँ बेहतर है राउट्स का फोल्डर बना, 2 फोल्डर और इसमें ना असल में मिसिंग है, अभी ये उन्होंने बनाया है। तो राउट्स का होना चाहिए, सारे राउट्स लिख लें, और यहाँ पे होना चाहिए कॉन्फ़िग का फोल्डर। आपने नेक्स्ट टाइम ना प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बना के कॉन्फ़िग का, ये मिनिमम फोल्डर्स हैं। पब्लिक के अंदर सारे इमेजेस रखे हैं, यहाँ सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, ये सारे मॉडल्स हैं, ये कंट्रोलर्स हैं, ये कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िग के अंदर फाइल्स बनाते हैं। कॉन्फ़िग के अंदर क्या फाइल, कनेक्ट टू डीबी, कोई और गूगल एनालिटिक्स का, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इसमें देखें आपने यहाँ पे रखनी है। प्रोफेशनल ऐप में फेसबुक के पेज से कनेक्ट करना है, गूगल एसईओ के लिए गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है। आपके बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनको आप कोड में नहीं लिखना चाहेंगे। अगर पेमेंट मेथड है स्ट्राइप, पेपॉल की, उसकी क्रेडेंशियल्स, उसकी कीज़ यहाँ रखनी है, क्योंकि ये वो क्रेडेंशियल है जो आप चाहते हैं कि किसी बंदे के हथे ना लगे कब किसी भी सूरत, चाहे सोर्स कोड ही क्यों ना गिटहब से उसको एक्सेस हो। फिर अपने एम्प्लॉयज़ को भी अगर एक्सेस दे रहे हैं या पब्लिकली रख रहे हैं, या इवन आप इसको किसी भी तरह से शेयर कर रहे हैं, तो आप जो है उसमें से आपको पता है कि ये फाइल है जिसमें मेरे सीक्रेट्स पड़े हुए बस .env। तो लोकली रीड करने के लिए फिर कि जिस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीड करते हैं कि process.env में आपको ये देते हैं। प्रोसेस क्या है, यहाँ से अगर आप देखें ना टास्क मैनेजर को, प्रोसेस बेसिकली ये यहाँ पे ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना प्रोसेस ही हैं, हर एक को एक आईडी लगा हुआ है। टास्क कहाँ पे है जी, प्रोसेस जो भी प्रोग्राम चलता है ये हर एक को यहाँ पे आई होप स्टार्टअप एप्स, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये सारे प्रोसेस ही हैं जो चल रहे हैं। प्रोसेस जो है एक प्रोग्राम को कह लें जो कि यहाँ पे चलता है। ये देखें यहाँ पे इस वक्त मेरे सिस्टम पे जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, हर प्रोसेस को एक आईडी है, हर प्रोसेस का अपना अपना एनवायरनमेंट है। प्रोसेस यानी जो प्रोग्राम चलता है उसको विंडोज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनोलॉजी में हम उसे कहते हैं ये एक प्रोसेस रन हुआ। टास्क मैनेजर में जाए तो यहाँ पे आप किसी प्रोसेस पे क्लिक करके हम टास्क वगैरह कर सकते हैं ना। तो इस प्रोसेस का जो एनवायरनमेंट है ये पीआईडी प्रोसेस का आईडी है। सर्विसेज एंड प्रोसेस दो ही चीज़ें होती हैं। जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ा होता है यूनिवर्सिटी में वो तो इसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस को राउंड रॉबिन में प्रोसेस मैनेजमेंट ये ना कि एक थ्रेड चलाएगा या प्रोसेस चलाएगा। तो जो भी प्रोसेस चलता है उसका एनवायरनमेंट जो है जो उस स्पेसिफिक प्रोसेस से रिलेटेड है मशीन में वो .env process.env में कर देते। तो इस लिहाज से ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी process.env पे आपको ये अवेलेबल हो। तो एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएं जी, इसको करें। नेक्स्ट टाइम वैसे आज मैंने जो करवाना था ना वो रिलेशंस का करवाना था। एक से ज़्यादा आप रिलेशंस कैसे बनाएं, एक से ज़्यादा अगर आपके पास मॉडल है, अभी हमने एक मॉडल पे काम किया क्वेश्चंस का, ये जो अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आप कैसे रिलेशन बनाएंगे उनमें, 1 to 1, 1 to many, many to many। एक से ज़्यादा प्रोसेस हैं, एक से ज़्यादा मॉडल्स बन गए, फिर हर मॉडल के कंट्रोलर खाली गेट का ही नहीं, गेट पुट पोस्ट डिलीट सारे लिखें, ठीक है जी, और राउट दे दें। और इस तरह से जो है ना वो स्पीड बड़ी स्लो आप लोगों ने रखी हुई है। एक हफ्ता होता है लेकिन उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो ये सीधा सीधा वन फाइल सर्वर से बस निकल आना है, नॉट इट शुड नॉट बी जस्ट वन फाइल सर्वर। रन करके दिखाएंगे कि हो रहा है इस वक्त ये प्रोग्राम करके नहीं।
जी जी हो रहा है। क्रेडेंशियल पता नहीं उन्होंने आप कौन से दिए। ये वही वाला है जो लास्ट टाइम किया था। नहीं नहीं, वो तो किया था मैंने, तो इंटीग्रेट करना ना इसको रैक की एप्लीकेशन। रैक का उन्होंने ना ये भेजा, ये मैं आप लोग से ये शेयर कर देता हूँ, उन्हें कहता हूँ। उसमें ये देखें ना, ये जो इंटीग्रेट करने में तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा, ये मन ऐप जिस तरह बनाई है, ये इंटीग्रेट करने में तो सबसे पहले सिखाई इंटीग्रेशन है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन सिखाई है कि 4 लेक्चर जो एपीआई के थे वही इंटीग्रेशन ही है। ये देखें, कोई सा भी आप देखें, ये जो अभी शुएब साहब ने शेयर किया है, अब ये क्लाइंट है, इसके साथ इंटीग्रेट करना है तो वही एक्सेस या फैच की कॉल ही है ना। एसआरसी में देख लें ऐप में, वाली कॉल इधर चल जाएगी। ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल ये देखें जी, यहाँ पे प्रोसेस डॉट, यहाँ भी प्रोसेस डॉट ENV में स्लैश क्वेश्चंस गेट करेंगे। पहले क्या है, स्टेट इनिशियली जो है उन्होंने ले ली एम्प्टी, इनिशियली क्या ले ली, स्टेट एम्प्टी। तो यूज इफेक्ट में आपने फेच किया, क्वेश्चंस का लिखा, जो ही क्वेश्चन फेच हुआ, फेच में इधर भी हार्ड कोडेड URL नहीं देना। अब ये हैबिट बना लेनी आप कि सर्वर का .env में आपने दे दिया जी, ये मेरा सर्वर का URL। जिस तरह एक 4000 पे चला है, 4001 पे, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज करें लोकल की जगह। रिएक्ट की एप्लीकेशन में आपने URL देना है, तो ये बेस एड्रेस ये है। अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है और मैं जिस तरह से कामरान ने अभी शेयर किया था इसमें, दिस वन, अब ये प्रोडक्ट्स का है उनका। अब मैं यहाँ पे, यहाँ से मेरे पास आ रहा है तो मैं इसकी जगह ये रिप्लेस कर दूंगा कि ये मेरा API URL है, लोकल होस्ट की जगह ये हो गया। मेरा आगे कोड में कोई चेंज नहीं होगी। हो सकता है किसी ने नेटलीफाई पे किया हो, ग्लिच पे किया हो, यहाँ वो ये URL लिख दे। यानी एनवायरनमेंट को सेपरेट कर देना अपने, जो जिसका कोड से ताल्लुक नहीं, या जो एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में मूव कर रहे हैं, तो आपको कोड में दोबारा ना लिखना है ना कंपाइल करना है। वही कोड जो आपने गिटहब पे बनाया हुआ है, जहां मर्जी इंपोर्ट करें और उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये दे दें। जब आप ये दे देंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल में, तो ये जो आपके पास स्ट्रिंग है ये उसके मुताबिक बदल जाएगी। आगे स्लैश क्वेश्चन ही। रिएक्ट में आपको कोई लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल करनी। ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप में ये डायरेक्टली .env नाम से अगर फाइल बनी है, फाइल का नेम इंपॉर्टेंट है, तो ये खुद ही रीड कर लेगा। ठीक है, इसमें आप रूल्स पढ़े ना, अगर इसके जो क्रिएट रिएक्ट ऐप के क्रिएट रिएक्ट ऐप डेव, इसकी अपनी वेबसाइट भी है रिएक्ट की, ये पूरे टूल की। इसको अगर आप पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ उसने ऑब्वियसली जब भी डिप्लॉयमेंट की बात करेगा डेवलपमेंट में भी, तो आपको यहाँ पे एडिटर सेटअप, यहाँ पे ENV के लिहाज से बता रहा होगा जी। यहाँ सर्च की है कुछ, अपने एडिंग कस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल जो क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाते हैं, उसमें बता रहा है जी, जो भी आपने कस्टम वेरिएबल बनाना है ना, रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर करके नाम रखें, और वो process.env में आपको अवेलेबल होगा। उसकी एग्जांपल ये है, आगे इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी, क्रिएट रिएक्ट ऐप ने सारा सेटअप बनाया हुआ है। सिर्फ एक कंडीशन वो लगा रहा है कि जो भी नाम रखें उसके शुरू में ये प्रीफिक्स रखना है, रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर API। तो ब्राउजर में भी आप एनवायरनमेंट वेरिएबल रीड कर सकते हैं इन रिएक्ट ऐप में। नोड में करने के लिए .env है, और अगर होस्टिंग में करेंगे तो वो जिस तरह हमने देखा है कि यहाँ पे जाके आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। तो ये कॉल में आप देखें, अगर ये कोड चले शेयर उनसे मैं कहता हूँ कर देते हैं, ये वही वाला कोड है। इस लाइन को अगर छोड़ दें तो वही वाला कोड है। यहाँ पे इंपोर्ट करके डाटा दिया था, यहाँ पे यूज इफेक्ट में क्या करना है, सबसे पहले आप देखें लोडर चला दिया, इज लोडर ट्रू, एरर को क्या कर दिया फॉल्स, फेच किया और उसको अवेट किया। अगर रिस्पॉन्स ओके आ रहा है तो रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट किया,
और शफल किया क्वेश्चंस को, पहले शफल करने के बाद स्टेट अपडेट कर दी सेट क्वेश्चंस, ताकि जो एपीआई से आए हैं वो शफल्ड हों और फिर वो सेट हो। अब शफल की लॉजिक, वो शफल का एक फंक्शन जो हेल्पर फंक्शन है उसमें पड़ी हुई है कि आप क्वेश्चन लेते हैं, हर क्वेश्चन को आप एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और उसको स्वैप कर देते हैं उससे, ठीक है जी। ये शफलिंग की आप अपनी अलहदा भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो आपने डायरेक्ट एपीआई से जो डेटा आ रहा है उसको सेट करने से पहले शफल के फंक्शन को अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दी, उसने ज़रा उसको शफल कर दे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस को भी शफल कर दें जैसे आप चाहें। मेरे ख्याल क्वेश्चन को किया है उसके अंदर, अच्छा ऑप्शंस को भी शफल कर दिया। ऑप्शंस के लिए आपने 0 से 1 के दरमियान एक रैंडम नंबर जनरेट किया एंड सो मैथ डॉट रैंडम, एक रैंडम नंबर जनरेट किया इसकी लेंथ के अंदर जितने क्वेश्चन हैं, और उनको आपने राउंड कर लिया, और फिर आपने इस इंडेक्स को जो करंट इंडेक्स है हर एक इंडेक्स लिया, इस रैंडम इंडेक्स से उसको स्वैप कर दिया, इसको वहाँ मूव कर दिया उसके इधर एंड सो। तो आपने शफल का एक फंक्शन, इसके अंदर आपको कोड नहीं लिखना चाहिए, रेंडरिंग की लॉजिक सिर्फ होनी चाहिए इसमें। आइडियली यू शुड नेवर मिक्स लॉजिक विद प्रेजेंटेशन, यहाँ सिर्फ रेंडरिंग की लॉजिक है, बाकी ये भी एपीआई के ऑब्वियसली सेपरेट फंक्शन होना चाहिए। बहरहाल तो ये है जी कनेक्ट करने का सिंपल, ये वही वाला आपने किया, सेट कर दी। जब स्टेट सेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो है री रेंडर हो जाएगा। अब इसमें ये अब इसको अगर मैंने लाइव सर्वर से कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लाइव सर्वर का बस यूआरएल बदलूँ, लोकल चला रहा हूँ तो लोकल मैं रखूँ, इनसाइड नहीं चेंज करना। जो मैंने होस्टिंग की है, जिस तरह मैंने अभी दानियाल का कहा, सिर्फ मैं ये लिख दूँ, इसमें स्लैश प्रोडक्ट्स हटा दूंगा, वो उसके अंदर ये वाला कि ये मेरे इस सर्वर से डेटा आना है। उसके आगे इस सर्वर पे मुख्तलिफ एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, डाटा आना क्या है वो आप उसके आगे उसको रहने दें कि स्लैश क्वेश्चन का एपीआई है, कौन कौन से राउट्स आपने बनाए। अगर इसमें फैच करते हुए एरर आए तो एरर को सेट कर दें, अदरवाइज आप जो है लोडर को फिर स्टॉप कर दें और ये फैच क्वेश्चन को कॉल करेंगे, वन टाइम बूट हो तो, और उसके बाद आप यहाँ पे इसी तरह जब लोडिंग कर रहा है तो स्पिनर चलाया, एरर आई तो एरर मैसेज, क्वेश्चंस जो है वो लोड नहीं हुए तो ये नो क्वेश्चंस, अदरवाइज ये नीचे हुआ है। ये 4 स्टेप में हमेशा आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए कि अगर लोडिंग चल रही है तो लोडर, अगर एरर आई है तो एरर मैसेज, और अगर क्वेश्चंस की अरे एम्प्टी है तो एम्प्टी का मैसेज, अदरवाइज फिर जाके आपको अपनी यूआई बनानी चाहिए। ये हमेशा 4th स्टेप पे आपको रेंडर करना चाहिए कि लोडिंग भी हो गई है, एरर भी नहीं आई और क्वेश्चन भी एम्प्टी नहीं है, देयर एग्जिस्ट सम क्वेश्चंस एंड हियर आर द क्वेश्चन। ये हमेशा 4th स्टेप पे होना चाहिए। तो ये आपके पास जो है वो टिपिकली कनेक्टेड है। बाकी तो ये उसके नेक्स्ट पे करना, फिनिश करना, रीस्टार्ट के बटन पे करना, ये इवेंट हैंडलिंग के फंक्शंस, और ये एपीआई का हो गया। तो ये आपने स्टेट के ले लिए, ये आपने जो है यूआई बना लिया एंड सो। तो कनेक्ट करने के लिए कोई नई चीज़ नहीं, कनेक्ट ये एक लाइन ही कनेक्ट कर दी, और अगर ये लोकली होता तो इसकी जगह में इंपोर्ट करके हार्ड कोडेड डाटा इधर स्टेट को असाइन कर। ठीक है जी। इसी को अगर आपने ऑनलाइन की प्रैक्टिस करनी है ना तो चाहे इसी को पहले लोकली चला लें, अपने कनेक्शंस बदल लें, फिर आप जो है वो आगे इसमें चेंजेस भी करें, ऑनलाइन कर लें। ये कोड उस ग्लिच में भी डाल सकते हैं, गिटहब पे अपलोड कर दें। वहाँ से जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो वो आपको कहते हैं जी प्रोजेक्ट आप गिटहब का लिंक कॉपी करें, वहाँ से ये इंपोर्ट कर दें। ये मैं शेयर कर देता हूँ जी, बल्कि उनसे कहता हूँ शेयर कर देते हैं। ये जो क्विज वाला है ना ये शेयर कर देते हैं, आप लोगों ने इसको लाइव करना है जी। ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट है। ये भी चाहे रेंडर क्लाउड पे कर दें 2 बताएं, या ग्लिच पे कर दें, और फिर अपना जो भी चेंज करनी है करके देखें। गिटहब पे भी अपना अकाउंट बनाएं, पूरा फ्लो तो करें ना। एक आपकी लाइफ जो है वो आपको इस प्रोजेक्ट को लाइव भी कर सकते हैं।
इशू जो आएंगे तो फिर ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर लीजिए। अगर कोई कर ले तो उसकी चाहे तो वीडियो बना के शेयर भी कर दे। वैसे तो खुद करें, थोड़ा सा जो है वो इशू आएगा भी तो साथ साथ पूछ लें, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा।